हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीता जेएनएम एकेडमी में। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था पीपीएच के पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें हमने डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस, टाइप्स पढ़े थे। और हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि पीपीएच का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे मैनेजमेंट में आता है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज पीपीएच, जिसका फर्स्ट है ब्लीडिंग शुड बी स्टॉप्ड बाय। अगर हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रबिंग अप अ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो जिन लेडीज़ का मतलब डिलीवरी हो चुकी होती है, पोस्ट डिलीवरी रक्तस्राव हो रहा होता है, तो पेशेंट का जो एब्डोमेन होता है, लोअर एब्डोमेन, उसको फिंगर से ईज़िली मसाज करनी चाहिए। और टच करने पे पता चलता है कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है, और उसको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए, जिससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा रक्तस्राव यानी पीपीएच की कंडीशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, द फंडस शुड बी जेंटली फेल्ट विद फिंगर टिप्स टू चेक इट अ कंसिस्टेंसी। अ सॉफ्ट एंड रिलैक्स फंडस शुड बी मैसेज विद अ स्लाइट प्रेशर इन अ स्मूथ सर्कुलर मोशन। जैसे बताया गया है कि ईज़िली फिंगर से स्लाइटली हल्के हाथ से सर्कुलेट करना है अपने हाथों से, फिंगर से स्मूथली, और प्रेशर नहीं देना है। इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन द हैंड शुड बी हेल्ड स्टिल। अब इसका हम पढ़ेंगे सेकंड, गिविंग ऑक्सीटोसिन टू सस्टेन द कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, जिसे हम सिंटो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में कॉमन है, हम ज़्यादातर इसको ऑक्सीटोसिन से ज़्यादा सिंटो के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं। तो ये तो मतलब हमारी गायनेकोलॉजिस्ट मैम के ऊपर होता है कि वो कौन से पेशेंट को कितनी डोज लगवाएंगी या कितना यूनिट लगता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एमजी में नहीं लगता है, वो यूनिट में लगता है। तो जो हमारी एक एम्पुल होता है उसके अंदर 4 यूनिट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लगता है। तो जैसे इसमें ऑक्सीन दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और अर्गोमेंट्रिन दे सकते हैं। शुड बी गिवन इंट्रावेनिकुलर वेंसली इन 0.2 mg डोज। तो अर्गोमेट्रिन दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, आईवी डायरेक्ट आईवी दे सकते हैं, 0.2 mg दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा इम्पेटी द यूट्रस। द प्लेजेंटा शुड बी डिलीवर्ड एंड फ्रेंड एंड जेंटली प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन द एब्डोमेन टू एक्सपेल द क्लॉट इफ प्रेजेंट। इम्पेटी द यूट्रस, जिसमें हम जो मतलब प्लेजेंटा रिमूव होता है, उसके बाद जो क्लोट्स रह जाते हैं उसको हल्के और स्मूथली निकालना होता है। उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, ईजी निकालना होता है। द प्लेजेंटा शुड बी डिलीवर एंड फिम एंड जेंटल प्रेशर, जेंटली प्रेशर देना होता है। शुड बी अप्लाई एब्डोमेन एक्सपेल द क्लोट, जितना भी क्लोट होता है वो निकाल जाता है। और सेकेंड आता है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज पीपीएच का। जो सेकेंड है वो है द मदर शुड बी रेस्क्यूटेटेड बाय। इसका फर्स्ट है हमारा स्टार्टिंग अ डेक्स्ट्रोज सलाइन ड्रिप एंड अरेंजिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका जो सब पीपीएच में जो मदर शुड बी रेस्टोरेंट कैसे कर सकते हैं? मान लो अगर कोई मतलब जो लेडीज़ है, जो पेशेंट है, उसका तो ब्लड लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से पेशेंट का जो बॉडी में ब्लड है उसका जो यूनिट है वो तो कम हो जाएगा। अगर किसी के एचबी पहले 10 है और वो एचबी घट के ब्लड लॉस की वजह से 7-6 हो जाएगा, तो उसको तो काफ़ी मतलब दिक्कत होने लग जाएगी। तो उसको मेनटेन करने के लिए स्लाइम तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जो उनका ब्लड ग्रुप मैच करके पेशेंट का, और उसको ब्लड लगाया जाएगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा। उसका सेकेंड है लिफ्टिंग हर लेग्स टू अलाउ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेग टू द सेंट्रल सर्कुलेशन बेड। फुट शुड नॉट बी रेज्ड एज इट कॉज ब्लड टू एक्यूमुलेट इन द यूट्रस एंड प्रिवेंट यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। और जो पेशेंट है उसका जो पैर है वो अप नहीं करना है, क्योंकि अगर पैर ऊपर होगा तो प्रेशर कहाँ जाएगा? ब्लड का फ्लो अब्डोमेन की तरफ आएगा, और पहले से ही पेशेंट को पीपीएच की कंडीशन है तो ओवरफ्लो होने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को और जो कंडीशन है वो सीवियर हो जाएगी। इसलिए पेशेंट का लेग कभी भी अप नहीं करना है, रेज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना होता है। थर्ड है कैथराइजिंग हर ब्लैडर टू मिनिमाइज ट्रॉमा एंड टू एक्सक्लूड अ फुल ब्लैडर एज द precipitating cause for further bleeding।
अब पेशेंट का जो ब्लैडर है वो यूरिन की वजह से तो भर जाएगा, तो हैवी होने लग जाएगा, जिसकी वजह से यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा, तो उसको यूरिन जो हमारा ब्लैडर यूरिन ब्लैडर है उसको खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए कैथेटराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो हमारा यूट्रस है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और इंसान जो पेशेंट है जल्दी कवर कर पाएगी। इसका थर्ड पार्ट है सेडेटिंग हर विद इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ 10 to 15 mg मॉर्फिन। सेडेटिव ड्रग्स तो हमने पढ़ा ही था सेकेंड ईयर में, यानी कि बेहोश करना, जिससे पेशेंट को थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। तो इसको देते हैं इंट्रामस्कुलर देते हैं और 10 to 15 mg देते हैं और इंजेक्शन देते हैं मॉर्फिन। और इसका जो थर्ड है हमारा वो आता है हमारा द प्लेजेंटा एंड मेम्ब्रेन शुड बी एग्जामिन to confirm that no retained fragment and present as they may cause atonic uterus। तो हमें दोबारा एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए जो वहाँ पे मतलब जो जिनकी पेशेंट होती है और जिसके अंडर में पेशेंट रहता है, तो उसकी स्टाफ की या उन उन ड्यूटी डॉक्टर की मतलब ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट को एग्ज़ाम करे, जिससे पता चलेगा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं है, कहीं प्लेजेंटा कुछ पार्ट रह तो नहीं गया है, कोई मेम्ब्रेन एक्सेट्रा कुछ भी रह गया है, तो उसको चेक करना चाहिए, जिससे कि एटॉनिक यूट्रस की कंडीशन की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो हम पढ़ेंगे अब सेकंड मैनुअल प्लेजेंटल रिमूवल। फर्स्ट है इसका इफ़ द प्लेजेंटा डज नॉट एक्सपेल इवन आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ डिलीवरी एंड रिटेन इन द यूट्रस इट शुड बी रिमूव मैनुअली। तो मैनुअली प्लेजेंटा रिमूवल के मतलब से समझ में आ रहा है, यानी मैनुअल मतलब हाथ से। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा प्लेजेंटा होता है, मतलब जब बेबी आउट हुआ, अगर मान लो बेबी 10:10 पे आउट हुआ है, तो ड्यूटी डॉक्टर की और नर्सिंग स्टाफ की वहाँ पे ड्यूटी होती है कि पेशेंट का जो प्लेजेंटा है वो 10:40 तक आउट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है 10:40 से ज़्यादा हो जाता है टाइम, तो उसे मैन्युअली रिमूव करना चाहिए और ईज़िली। सेकंड आता है इफ़ शुड बी डन बाय अ फिजिशियन यूजिंग जनरल एनेस्थीसिया इफ़ मदर कंडीशन इज स्टेबल। अगर मदर है जो कंडीशन उसकी स्टेबल है, तो जो फिजिशियन है जनरल एनेस्थीसिया उनका यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे बेहोशी की जो दवा होती है उसका। द वाल्वा एंड वेजाइना शुड be swabbed with an antiseptic solution and the bladder should be catheterized। तो जो वाल्वा है एंड वेजाइना है उसको एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन आते हैं उससे साफ़ करना, एंड जो कैथराइज है वो भी करना, यानी कि जिससे कि जो मतलब यूरिनरी ब्लैडर है उसमें जो पाइप लगता है जिसे हम फॉलिस के नाम से जानते हैं वो लगाना, वो भी पहले स्वैब करके, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो अब पढ़ेंगे हम फोर्थ, जिसमें है आफ्टर लोकेटिंग द प्लेजेंटा विद हैंड द कोड शुड बी रिलीज्ड एंड द लेफ्ट हैंड शुड बी यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द फंडस एब्डोमिनली। तो इसमें अगर आफ्टर लोकेटिंग अगर प्लेजेंटा लोकेट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने लेफ्ट हैंड को पेशेंट के एब्डोमेन पे रखना चाहिए एंड यूज़ सपोर्टिंग अ फंडस, और फंडस देना अब मतलब लोअर एब्डोमेन की तरफ देखना पड़ता है कि फंडस किधर से देना, वो टच करने पे पता चल जाता है पेशेंट के, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ईज़िली सपोर्ट करना, ईज़िली यूज़ फॉर सपोर्टिंग, ठीक है, अपने हाथ से। और फिफ्थ आता है हमारा आफ्टर फीलिंग द सेपरेटेड एडिज ऑफ द प्लेजेंटा the finger should be extended and the border of the hand should be gently eased between the placenta and the uterine wall with। अगर फील हो रहा है कि कोई मतलब कुछ पार्ट रह गया या मतलब रह गया हमारा प्लेजेंटा उसके अंदर, तो हमें अब जो हाथ हमारा जो फिंगर है उसको शुड बी एक्सटेंड ईज़िली लेके जाना है, वेजाइना से होते हुए आराम से लेके जाना है, और जो हमारा यूट्रस की वॉल है और जो हमारा प्लेजेंटा है उन दोनों के बीच से ईज़िली हाथ निकालते हुए ईज़िली रिमूव करना है, हल्के हाथों से, कोई प्रेशर नहीं देना है, विदाउट एनी प्रेशर करना है। सिक्स्थ है हमारा आफ्टर
After complete separation of the placenta, it should be extract by traction of the cord using the left hand. और कंप्लीट अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो प्लेजेंटा को हमें लेफ़्ट हैंड से विदाउट एनी ट्रैक्शन, कोई जोर नहीं देना है, बिना किसी जोर के आराम से ईज़िली उसको निकालना है, प्रेशर नहीं देना है खींचने टाइम में। सेवन्थ है हमारा द राइट हैंड शुड, सेवन्थ हमने पढ़ लिया है अभी। 8 पढ़ते हैं। द एक्सप्लेक्ट द प्लेजेंटा शुड बी चेक्ड फॉर completeness. If further exploration is need, it should be done immediately. अगर ऐसा कुछ भी लगता है प्लेजेंटा शुड भी चेक करना है कंप्लीटनेस ईजिली, अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो उसको फटाफट कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 9 हम पढ़ेंगे इंट्रावेनस अर्गोमेट्रिन इन 0.25 mg डोज शुड बी गिवन एंड द यूट्रस शुड बी मैसेज टू मेक इट हार्ड। तो हमें आईवी देना है, इंजेक्शन कौन सा, अर्गोमेट्रिन देना है, वो भी कितना 0.25 mg देना है देख के, और जो यूट्रस है उससे मैसेज करेगा वो हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी पीपीएच की कंडीशन है वो कम हो जाएगी। तो अर्गोमेट्रिन जो इंजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है इस कंडीशन के लिए, पीपीएच के लिए। तो ये इंजेक्शन एक ऑक्सीटोसिन होता है हमारा, और उसके अलावा अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन ज़्यादा बेटर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड द मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएच। हम जो मैनेजमेंट है तो ट्रू पीपीएच का कैसे कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप 1 इन केस ऑफ एटॉनिक यूट्रस। अगर एटॉनिक यूट्रस की कंडीशन है तो हम क्या करेंगे द फंडस शुड बी मैसेज टू मेक इट हार्ड एंड एक्सपेल द ब्लड क्लॉट। जो फंडस है वो मैसेज करता है कि हमारा यूट्रस हार्ड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड क्लॉट है वो भी होता है, तो उससे पता चल जाता है रक्त वाहिनी की जो मात्रा है उसका मूल्यांकन हमें करना पड़ता है। और सेकेंड हम पढ़ेंगे मिथार्जिन शुड बी गिवन इंट्रामस्कुलर इन 0.2 mg डोज। तो हमें इंजेक्शन मिथार्जिन देना चाहिए, आईएम देना चाहिए, और वो भी 0.2 mg डोज के अकॉर्डिंग देना चाहिए। द ब्लैडर शुड बी एम्पेटेड बाय इंसर्टिंग अ सेल्फ रिटेंडेंट कैथेटर। अब ब्लैडर को खाली करने के लिए हमें कैथेटर का, जो मैंने आपको बताया अभी कि ब्लैडर, अगर यूरिन ब्लैडर रहेगा भरा हुआ तो यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा, तो इसलिए कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा। तो कैथेटराइजेशन करेंगे तो उस पर जो हमारा यूट्रस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो एक कैथेटराइजेशन करना कंपलसरी है, जिससे कि ईज़िली हमारा पीपीएच की जो कंडीशन है उसका मैनेजमेंट किया जा सके। The expelled placenta and membrane should be examined to check for missing cotyledons and or membrane fragments। जो हमें चेक करना पड़ता है प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन को एग्ज़ामिन करना पड़ता है दोबारा से कि प्लेजेंटा या फिर कुछ पार्ट रह तो नहीं गए हैं उसके अंदर, अगर कुछ रह गया है तो उसे निकालना पड़ता है, जिससे कि पीपीएच कंडीशन का मैनेजमेंट किया जा सके। और स्टेप 2 में क्या कर सकते हैं हम, स्टेप 2 में करेंगे इफ़ द यूट्रस डज नॉट रिमेन फेम रिलैक्स अगेन द कॉज मोर ब्लीडिंग इट शुड बी एक्सपोर्ट अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अगर यूट्रस हमारा सही से अगर रिलैक्स नहीं हो रहा है, हार्ड नहीं हो रहा है, तो अब ब्लीडिंग कंटिन्यू हो ही रही है फिर भी, तो उसमें हमें पेशेंट को अंडर जनरल एनेस्थीसिया देना चाहिए। सर्विक्स, वेजाइना एंड पैरा यूरेट्रल रीजन शुड बी ऑल्सो भी एग्ज़ाम करना चाहिए, यानी सर्विक्स, वेजाइना और जो हमारा पैरा यूरेट्रल जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं उसका चेक करना चाहिए टू रिमूव द सिमुलनेथिस ब्लीडिंग साइट्स। और जो हमारे सिमल्टनेस है ब्लीडिंग के साइट्स है उनको रिमूव कर देना चाहिए। और अर्गोमेट्रिन शुड बी गिवन अगेन, और जो इंजेक्शन हमारा अर्गोमेट्रिन शुड बी उसको दोबारा देना चाहिए। तो अगर सेकंड स्टेप से प्रॉफिट नहीं होता तो फिर हमें आराम नहीं मिलेगा पेशेंट को, तो हमें स्टेप 3 करना पड़ता है, जिसका नाम है बिमैनुअल कंप्रेशन। These should be done to apply pressure to the placental site. The step of manual compression are पेशेंट को थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, वो भी कहाँ पे, प्लेजेंटल साइड पे। पहला आता है द ब्लैडर शुड बी एम्पाइटेड बाय इंसर्टिंग अ फॉलिक कैथेटर। पहले तो ब्लैडर के लिए हमें ये फॉलिक कैथेटर लगाना चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
और सेकंड हम पढ़ेंगे अ पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स should be worn on in the hand and inserted in the vagina to remove clots from the lower part of the uterus or the cervix। और जो वहाँ पे चेक करने के लिए हमें स्टेराइल ग्लव्स पहनने चाहिए और अब इंसर्ट करना चाहिए अपने हैंड को वेजाइना में। और जो वहाँ पे क्लोट्स होता है वेजाइना के आसपास नियर बाय वेजाइना सर्विक्स इन सब के पास यूट्रस के अंदर करके चेक करना चाहिए। अगर ब्लड क्लोट होता है तो यूट्रस सर्विक्स और वेजाइना के आसपास से उस लोअर पार्ट से हटा देना चाहिए, इसको रिमूव कर देना चाहिए ताकि जो पीपीएच की कंडीशन है उसका मैनेजमेंट ईजिली किया जा सके। और थर्ड पढ़ेंगे हम स्टेप 3 का पॉइंट अ फर्स्ट शुड बी फॉर्म विद द हैंड and placed in the anterior vaginal fornix to apply pressure against anterior wall of uterus। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ को वेजाइना में लेके जाना चाहिए और मुट्ठी बनाना चाहिए और प्रेशर देना चाहिए किसके अगेंस्ट, वेजन फॉर्निक्स टू अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट द एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस से यूट्रस की तरफ, तो जिससे कि जो पीपीएच की कंडीशन है उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। स्टेप 4 हॉट इंट्रायूटेराइन टच। This is an effective method to stimulate the uterus to regain its tone। जैसे नाम से पता चल रहा है हॉट इंट्रायूटेराइन टच, यानी कि जो हमारा यूट्रस है उसको हमें स्टिमुलेट करना पड़ेगा। कितनी टेम्परेचर इसमें लिखा हुआ है, द फ्लूइड टेम्परेचर शुड बी अबाउट 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम सेल्सियस में बोलेंगे 47.8 डिग्री सेल्सियस। हमें इसका जो देंगे उसका टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम 108 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 47.8 डिग्री सेल्सियस। एंड एंटीसेप्टिक लोशन देना चाहिए, शुड बी मिक्सड इन द डच। इफ़ दिस मेथड फेल द नेक्स्ट स्टेप शुड बी टेकन। अगर ये मतलब हमें फ्लूइड देना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे देना चाहिए और एंटीसेप्टिक लोशन देना चाहिए, मिक्स कर देना चाहिए डच में। अगर ये मेथड भी काम नहीं करता है तो हमें नेक्स्ट मेथड करना चाहिए या लेना चाहिए, जैसे कि स्टेप 5 में बताया गया टाइट इंट्रा यूट्राइन पैकिंग। जैसे नाम से पता चला टाइट यानी इंट्रा यूट्राइन मतलब टाइट, तो एकदम टाइट हो गया। इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर क्या करना है, पैकिंग का मतलब पैकेज। जैसे कि हम पैक लगाते हैं पेशेंट का, जो डिलीवरी वाले पेशेंट है उसका पैक इसलिए लगाया जाता है उसकी ब्लीडिंग चेक की जाए, तो उसी को पैकेजिंग इसमें पैकिंग कहा गया है। दिस शुड बी डन under the effect of general anesthesia। a 5 meter long and 8 centimeter board gauze strip stacked in antiseptic solution should be packed in the fundal area, while uterus should be stabilized with the external hand। तो यूट्रस का जो हमारा पहले तो हमें जनरल एनेस्थीसिया देना चाहिए पेशेंट को, जिससे उसको थोड़ी सी नींद भी आए। और उसका जो यूट्रस कितना होता है, उसका 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 8 सेंटीमीटर हमारा चौड़ा होता है। और हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए पैकिंग करने के लिए, और पैकिंग को ईजिली अंदर यूट्रस के फंडस तक फिल करना होता है, जैसे इसमें बताया गया है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूट्रस कैविटी शुड बी ऑल्सो पैक्ड, रिमूव एनी इम्पेटी स्पेस। पूरे स्पेस में फिल करना होता है ताकि पैकिंग टाइट की जा सके और जो हमारी पीपीएच की कंडीशन है उसका मैनेजमेंट किया जा सके। एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, और एंटीबायोटिक देना कंपलसरी है क्योंकि पेशेंट को इस स्थिति में जो इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। स्टेप 6 हिस्टेक्टमी, जो लास्ट ऑप्शन आता है। अगर पेशेंट की ब्लीडिंग रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, पीपीएच कंडीशन बढ़ती जा रही है और पेशेंट सीवियर कंडीशन में चला जाता है, पेशेंट की कंडीशन जो सीवियर हो जाती है जिस वजह से हमें हिस्टेक्टमी का ऑप्शन आ जाता है। इफ़ द यूट्रस स्टिल रिमेन रिलैक्स्ड एंड ब्लड कोगुलोपैथी इन एक्सक्लूड, हिस्टेक्टमी शुड बी परफॉर्म। इसमें बताया गया अगर मतलब इतने ज़्यादा स्टेप है हमारे, जो 6 स्टेप्स है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है उसको रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए, वरना पेशेंट कंडीशन सीरियस हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी पीपीएच ब्लीडिंग 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जो पेशेंट है उसको जो ब्लीडिंग हो रही है, कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होती हैं जिनकी स्टार्टिंग में 24 आवर्स में ब्लीडिंग पता चल जाती है कि ब्लीडिंग ज़्यादा है या कम, और कुछ पेशेंट ऐसी होती है जो हमारी सेकेंडरी पीपीएच कंडीशन में आती हैं, टाइप्स में आती हैं, उनको 24 आवर्स यानी कि 1 to 2 वीक्स में पता चलता है ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, या फिर 6-7 ऐसे करके उनकी ब्लीडिंग पता चलने लगती है। तो उसके मैनेजमेंट करने पड़ेंगे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंक्लूड, कौन कौन से मैनेजमेंट जो सिद्धांत है इंक्लूड है। द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस शुड बी एलिवेट द रिप्लेस द लॉस्ट ब्लड। जो पेशेंट है उसका जितना ब्लड लॉस हो चुका है, क्योंकि रक्तस्राव तो हो ही रहा है, पीपीएच की कंडीशन में रक्तस्राव तो अत्यधिक होता है, जिसको मैनेज करने के लिए पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है हमारा, द केस ऑफ ब्लड लॉस शुड बी आइडेंटिफाइड टू रेक्टिफाई इट बाय टेकन अप्रोच मेज़र। हमें ब्लड लॉस जो पेशेंट का हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है और मेज़र भी करना है कि कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। मेज़र करना चाहिए ताकि हमें ब्लीडिंग का पता चले और हम इसका मैनेजमेंट ईज़िली कर पाएँ कि पेशेंट को जो ब्लीडिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, जिससे हमें उसका मेज़र करने से ही पता चलेगा कि ब्लड लॉस कितना, और वो हमें या तो उसका हम कितनी कितनी देर पे उसके पैड चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेज़र कर सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी में आता है फर्स्ट रेस्क्यूटेटिव मेजर इंक्लूडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी टेकन इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है इन केस, मतलब हैवी ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है ताकि पेशेंट का जो बॉडी में HB का जो लेवल है वो मेंटेन रहे और उसकी कंडीशन सीवियर ना हो। सेकंड पढ़ेंगे, अर्गोमेट्रिन शुड बी गिवन इन इंट्रामस्कुलरली इन 0.5 mg डोज इन केस ऑफ यूट्रस ब्लीडिंग। इंजेक्शन जो हमारा इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन उससे हमें इंट्रामस्कुलर देना पड़ता है, यानी IM देना हो कितना 0.5 mg देना होगा। और अगर ब्लीडिंग की कंडीशन है ही, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो फिर देना ही देना है अर्गोमेट्रिन। उसके बाद एंटीबायोटिक तो कंपलसरी है देना, थर्ड में दे रहा है एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, तो कंपलसरी है क्योंकि जब पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होगी तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा। कई बार पेशेंट की TLC भी इस कारण बढ़ जाती है, TLC बढ़ जाती है, HP कम हो जाता है, तो पेशेंट थोड़ा सीरियस होने लग जाता है। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन थेरेपी। अ मदर शुड बी एडवाइज फॉर बेड रेस्ट एंड शुड बी ऑब्जर्व फॉर 24 आवर्स इन केस ऑफ माइल्ड ब्लीडिंग। और जो पेशेंट है उसकी जो डिलीवरी हो जाती है पोस्ट डिलीवरी, उसको बेड रेस्ट करने के लिए बोला जाता है 24 घंटे के लिए। अगर उसको हल्की ब्लीडिंग हो रही है तो कम से कम 24 घंटे का उसको आराम देना चाहिए या आराम करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को ब्लीडिंग का पता चले कि उसकी ब्लीडिंग कितनी है और कितनी नहीं है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर उसे अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। एक्टिव मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे, द यूट्रस शुड बी एक्सप्लोर्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया इफ फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन आर रिटेन्ड। अगर यूट्रस में हमारा प्लेजेंटा या मेम्ब्रेन से कुछ पार्ट रह गए हैं तो जनरल एनेस्थीसिया के कारण हम उसको रिमूव कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिससे कि हम पेशेंट की जो PPH की कंडीशन है उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। जेंटल कटेज शुड बी डन टू रिमूव द मटेरियल एंड सेंड फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और जो हम कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, जो हम दोबारा से एग्जामिनेशन करेंगे और जो कुछ भी निकलेगा पेशेंट का प्लेजेंटा या मेम्ब्रेन, उसको लैब में भेज देंगे, जिससे उसका एग्जामिनेशन हो पाए कि वो मतलब किस कारण से रह जाता है, कई बार किसी रीज़न से भी रह जाता है, तो इसके बारे में पता चल जाएगा। थर्ड आता है, अर्गोमेट्रिन शुड बी गिवन इंट्रामस्कुलरली इन 0.5 mg डोज। और इंजेक्शन देना है हमें, अर्गोमेट्रिन शुड बी कितना देना है, IM 0.5 mg देना है। तो थैंक यू गाइस, आपने वॉचिंग फॉर फुल वीडियो पार्ट सेकंड, जिसमें मैंने पूरे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, PPH में कौन कौन से मैनेजमेंट और किस तरह से हम ईज़िली कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत सारे मैनेजमेंट के बताए हैं और डिटेल में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।